Good morning students. I am Dr. Monica Saxena from खंडेलवाल कॉलेज बरेली। आज का जो हमारा टॉपिक है, तो पुरानी सीरीज जो मैंने आपको ब्लड पढ़ाई थी उसके बाद आज हमने टॉपिक लिया है ब्लड कोएगुलेशन, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड कैसे क्लॉट होता है। तो ब्लड कोएगुलेशन एक ब्लड को क्लॉट करने की, ब्लड को जमाने की प्रोसेस है और इसको हीमोस्टैसिस भी कहते हैं। हीमोस्टैसिस का अर्थ होता है स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग, कि किस तरीके से ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। इसमें ब्लड कोएगुलेशन में बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं। कई साइंटिस्ट ने कई सारी थ्योरीज दी जिसके अकॉर्डिंग ब्लड क्लॉट करता है, लेकिन जो मॉडर्न थ्योरी है वो है एंजाइम कैस्केड हाइपोथेसिस। ये न्यू थ्योरी आई थी जिसमें एंजाइम कैस्केड हाइपोथेसिस जो थ्योरी दी है वो ब्रेक कियोरिज और रेडक्लॉफ ने दी है। ब्रेक कियोरिज एंड रेडक्लॉफ। यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग एंजाइम कैस्केड मतलब इसके अकॉर्डिंग 13 फैक्टर्स का नाम दिया गया है कि ये जो 13 फैक्टर्स हैं ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। तो कौन कौन से ये फैक्टर्स हैं और इनको एज सच स्टूडेंट्स आपको याद करना पड़ेगा। किसी का भी आप सीरीज चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर फर्स्ट पर फाइब्रिनोजेन है तो फाइब्रिनोजेन ही आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये जो 13 फैक्टर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। फर्स्ट फाइब्रिनोजेन, सेकंड प्रोथ्रोम्बिन, थर्ड थ्रोम्बोप्लास्टिन, फोर्थ कैल्शियम, फिफ्थ प्रोएक्सिलरिन, सिक्स्थ एक्सिलरिन, देयर इज नो सच टाइप ऑफ फैक्टर नाउ, and seventh one is pro-converting, eighth is anti-hemophilic factor, ninth plasma thromboplastin component यानी PTC, then 10th is Stewart Prover factor, and 11th is the plasma thromboplastin antecedent यानी PTA, and 11th is the Leishman factor, and the 12th is the fibrin stabilizing factor। तो ये 13 फैक्टर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ब्लड क्लॉटिंग में, और इन्हीं के अकॉर्डिंग जो ये थ्योरी दी गई है कैस्केड टोटल, तो इसमें दो पाथवे समझाए गए हैं, इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे एक्सट्रिंसिक पाथवे में मेन डिफरेंस क्या है कि जो सोर्स है ब्लड क्लॉटिंग का सोर्स जो है वो एक्सट्रिंसिक है, बाहर से आ रहा है। कहीं जहाँ चोट लग रही है, कहीं टिश्यू डैमेज हो रहा है तो टिश्यू फैक्टर्स रिलीज हो रहे हैं जो थ्रोम्बोप्लास्टिन को एकदम से एक्टिव कर रहे हैं। और यहाँ इंट्रिंसिक पाथवे में डायरेक्ट जो है वो ब्लड सेल डैमेज हो रही है, डायरेक्टली सेल्स प्लेटलेट्स जो है वो प्लेटलेट फॉस्फोलिपिड्स जो है थ्रोम्बोप्लास्टिन को एक्टिवेट करते हैं। तो ये जो फैक्टर्स हैं दोनों जो पाथवेज हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें इंट्रिंसिक पाथवे में सबसे पहले क्या होता है कि ये जो 12th फैक्टर है, 12th फैक्टर एक्टिव होता है दो फॉर्म्स में, बीटा एंड अल्फा। तो ये जो ए आप देख रहे हो ना शॉर्ट मैंने ए लिख रखे हैं, दीज आर द एक्टिव फॉर्म्स। तो इसमें बीटा और अल्फा जो बन रहे हैं, तो अल्फा इस प्रोसेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। बीटा प्रोटीन से भी कंसर्न है, ये प्री कैलिब्रिन जो कैलिब्रिन चेंज करता है और यही कैलिब्रिन पॉजिटिव फीडबैक देती है और 12th फैक्टर को एक्टिव बनाती है। तो यहाँ पर ये जो 12th एक्टिव फैक्टर है ये 11th फैक्टर को एक्टिव कर रहा है, 11th फैक्टर 9th फैक्टर को एक्टिव कर रहा है, और 9th फैक्टर जो है वो 10th फैक्टर को एक्टिव कर रहा है। एक्चुअली दोनों ही पाथवेज इसलिए कंबाइन होते हैं, ये ऐसा जो पूरा इनका रिएक्शन की सीरीज है इनकी, ये इसलिए है क्योंकि इन्हें मेन प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनाना है। तो यहाँ ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बन जाएगा जो 4 चीजों की हेल्प से बनेगा, एक कैल्शियम आयंस, 10th फैक्टर, 5th फैक्टर एंड प्लेटलेट फॉस्फोलिपिड्स। ये चारों मिलकर प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनाते हैं। अब प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का काम ये है कि ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में चेंज कर देता है में, यानी ये जो प्रोथ्रोम्बिन जो इनएक्टिव था इसे थ्रोम्बिन में ये चेंज कर देगा, और बाद में यही थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में चेंज कर देता है। लेकिन यहाँ जो फाइब्रिन बनता है एक्चुअली वो स्टेबल फाइब्रिन नहीं है, वो स्टेबल बनाने के लिए उसका 13th फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब ये 13th एक्टिव फैक्टर जब फाइब्रिन से मिलता है तब ये एक स्टेबल फाइब्रिन बनाता है जो कि क्लॉट है। तो मेन क्लॉट फॉर्मेशन यहाँ होता है, यानी ये जो पूरा आप देख रहे हो ये पूरी प्रोसेस के बाद एक्टिव बनता है, ये क्लॉट बनता है। तो
यहाँ पर ये पूरा इंट्रिंसिक पाथवे है जिसमें ये सभी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हैं। अब एक्सट्रिंसिक पाथवे की बात करते हैं। एक्सट्रिंसिक पाथवे में जो टिश्यू फैक्टर्स होते हैं, टिश्यू फैक्टर्स जो रिलीज कर रहे हैं, तो ये क्या करते हैं कि सेवेंथ फैक्टर सेवेंथ एक्टिव में चेंज हो जाता है और सेवेंथ एक्टिव फॉर्म जो है वो 10th फैक्टर को एक्टिव फॉर्म में चेंज कर देती है। यहाँ पर भी कैल्शियम आयंस बहुत जरूरी है, फॉस्फोलिपिड्स बहुत जरूरी है, 5th फैक्टर जरूरी है और 10th फैक्टर। तो यहाँ भी यही चारों चीजें हैं, ये यहाँ पर है कॉमन है दोनों में। यहाँ पर प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनने की प्रोसेस कॉमन है दोनों में, कैल्शियम आयन भी चाहिए, प्लेटलेट फॉस्फोलिपिड भी चाहिए, 10th फैक्टर भी चाहिए और 5th फैक्टर भी चाहिए। उसके बाद सेम वही प्रोसेस रिपीट होगी, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में चेंज कर देगा और फिर थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में चेंज कर देगा और उसके बाद 13th फैक्टर इसको स्टेबल फाइब्रिन में चेंज कर देता है और लास्ट में ये क्लॉटिंग की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। तो बच्चों ये आपको पूरी थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस में, और एंजाइम कैस्केड हाइपोथेसिस ये आपकी पूरी एक हाइपोथेसिस है जिसमें हार्मोन्स का, जिसमें मेनली एंजाइम्स की कैस्केड यानी कि पूरा का पूरा ग्रुप है एंजाइम्स का, तब ये क्लॉटिंग प्रोसेस संभव हो पाती है। थैंक यू। हो गया ना हो तो भाई